मुझे आज आना था और बहुत सारी बातें हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेताओं ने कह दी। फिर कभी समय निकालकर बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता जी विराजमान हैं, आपकी वरिष्ठता खत्म हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर चलते बने। इन तस्वीरों में भी कमलेश्वर की नाराजगी साफ दिखी। जैसे ही संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने कमलेश्वर की तरफ माइक को उनकी तरफ किया तो नाराजगी भरे अंदाज में कमलेश्वर ने माइक सीपी शेखर की तरफ ही वापस मोड़ दिया। कमलेश्वर पटेल के सीट से उठते ही पास में ही बैठे कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने भी उनको हैरत भरी नजरों से देखा, मानो वो भी कमलेश्वर की नाराजगी को भांप चुके थे। हालांकि कमलेश्वर पटेल से जब नाराजगी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने किसी भी नाराजगी से इनकार किया। नहीं, हम नहीं नाराज नहीं हो। उनको जरूर जाना, जल्दी जाना और उनके पास डिटेल जानकारी है, इसलिए वो अलग से देंगे। फिर कभी बात करेंगे। हुआ यूं कि कमलेश्वर पटेल सेंटर चेयर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन संगठन प्रभारी के कुर्सी नहीं देने पर कमलेश्वर पटेल की नाराजगी ने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया और इस बार भी बीजेपी ने कोई चूक नहीं की। ये सब अंतर्कलह नहीं, अंतर्कलह की अंतर्कलह है। इसलिए कमलेश्वर पटेल भी इसी कारण से मुझे लगता है कि उनके भी कुछ जागृत हुआ होगा अंदर से, उनको कहा होगा ये नहीं बोलना है तो छोड़ के भागे होंगे। तो ये कांग्रेस की परिस्थितियां, कांग्रेस अस्तित्व खत्म हो रहा है कांग्रेस का, कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई, जो मैं बार बार कहता हूं। तो इसलिए ऐसी ही परिस्थितियां बनेंगी। कमलेश्वर पटेल की नाराजगी ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और सदन की कार्यवाही के बाद कांग्रेस में नए सिरे से बिखराव की अटकलें लगाई जा रही हैं? सवाल तो ये भी है कि आखिर अजय सिंह, अरुण यादव और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के आने वाले 2023 के चुनाव में क्या भूमिका होगी? खैर जो भी हो, लेकिन कांग्रेस की अजीब विडंबना है। एक तरफ सदन में कांग्रेस एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश करती है तो बाहर उसके नेता खुले मंच से अपनी नाराजगी जाहिर कर देते हैं। हालांकि इस नाराजगी का असर आने वाले दिनों में कांग्रेस पर कैसा पड़ेगा ये भी देखना होगा, लेकिन बीजेपी इस मौके को भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस जोड़ में तोड़। जो बात कह रहे हैं कमलेश्वर पटेल की कोई नाराजगी नहीं है, हमें तो नहीं मालूम। वो हो सकता है बिल्कुल सही कह रहे हो और हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत सही कह रहे हो और हो सकता है कि वो बिल्कुल ही सही ना कह रहे हो। लेकिन ये कांग्रेस के लिए कहीं बहुत चिंता की बात है, परेशानी की बात है सर, तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि कांग्रेस ऐसे ही चलती है। बीजेपी में जहां इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरा भले ही तन जाए, चेहरे पे तनाव भी आ जाए, लेकिन जब अंत में पूछा जाता है कि आपसे तो कहा गया था, आपने बोला नहीं कुछ भी, पार्टी ने जो कुछ भी कहा है वो उचित है, माननीय है, अत्यंत सम्माननीय है और इसलिए स्वीकार्य है। बाकी उन्होंने जो कह दिया हमको कुछ नहीं कहना। ये दो पार्टियों का अंतर है साहब। कांग्रेस में चीजें खुलकर कही जाती। मुझे याद आता है असलम शेर खान ने कहा था हम वैकल्पिक, कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा हम वैकल्पिक कांग्रेस खड़ी करेंगे और इसके बाद भी वो करीब करीब 1 साल तक कांग्रेस में रहे। आप कल्पना करिए कि बीजेपी में कोई कह दे हम वैकल्पिक बीजेपी खड़ी करेंगे और उसके बाद वो 1 वर्ष तक बीजेपी में रह के तो दिखा दे। लेकिन ये दो पार्टियों का अंतर है। लेकिन कांग्रेस में ये चीजें वरिष्ठ और युवा पीढ़ी के बीच में क्यों हो जाती हैं? तनाव चेहरे पे दिख रहा था, तनाव आ भी गया था। इससे मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इससे कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा संकट हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए और कम से कम मीडिया के सामने तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जैसे कुछ समय पहले हो गया था जब दिग्विजय सिंह जी ने कहा आप क्या मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कमलनाथ जी की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा क्या आपसे पूछ कर मिले? तो कमलनाथ जी ने अपनी बहुत सहज शैली में जवाब दिया यस दैट इज ट्रू, मिलना पड़ेगा, मिलना चाहिए आपको। तो ये जो चीजें हैं मीडिया के सामने इसलिए हो जाती हैं कि कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है, खुलकर बोला जाता है, वहां खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाता है कई बार, और तुलना हम इसलिए करने बैठ जाते हैं कि बीजेपी में चुप्पी है, लब सी लेंगे, कुछ ना कहेंगे, और वहां ये कहना है कि लब नहीं, जहां जहां से मन आत्मा प्राण से आवाज निकलेगी वहां वहां ये बात करेंगे। इसलिए ये बात
बड़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी ये कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है और चुनाव के ठीक पहले अरुण यादव कहाँ हैं, ये सवाल पूछा जाएगा। अजय सिंह जी बिल्कुल विंध्य में पूरी ताकत से लगे हैं, सवाल पूछा जाएगा। दिग्विजय सिंह को और कमलनाथ जी को गले मिलवाने मध्य प्रदेश की सीमा पर राजस्थान प्रवेश के पहले ज़रूरत क्यों पड़ी, सवाल पूछा जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो खटपट गड़बड़ की तरफ इशारा करता है। इसी पे बात करेंगे। पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द भाई साहब हम प्रयास करेंगे, चर्चा केंद्रित रहेगी। जी थोड़ा नौटंकी की है, माफ कीजिएगा। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस में नए सिरे से बिखराव की शुरुआत हो गई है? सवाल नंबर 2, कमलेश्वर पटेल का बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाने के क्या मायने हैं? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस का अंतर्विरोध ही उसकी ताकत है? चलिए आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, भव्य हैं, दिव्य हैं, सुदर्शन हैं और प्रसन्न मुख हैं। सबसे बड़ी खासियत तो उनकी ये है। हमारे साथ हैं और इसी को काउंटर पार्ट जो उनके हैं, वरिष्ठ हैं उनसे, पार्टी में भी राजनीति में भी, स्वदेश शर्मा जी, लेकिन वो भी इसी धारा के हम सफ़र हैं। बहुत ही सज्जन, शालीन और बहुत ही प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति हैं वो भी। उनका भी मैं दोनों का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एडिटर। मनोज, जैसी बात हमने अपने 3 सवालों में भी उठाई कि क्या अंतर्विरोध ही उसकी ताकत है, एक सवाल तो ये है, और दूसरा ये है कि कांग्रेस को कम से कम मीडिया के सामने तो अब बाज आना चाहिए, ऐसे विषय ना उठें। अगर कमलेश्वर पटेल जी को किसी चीज़ की आवश्यकता थी, सेंट्रल टेबल से वो एड्रेस करना चाह रहे थे तो मिल जाता मौका, या कोई और बात रही होगी। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस की ताकत भी यही है और यही मुश्किल है कांग्रेस के भीतर कि छिपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, और यही मुद्दा बन जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमें तुमसे अदावत है, छिपाना भी नहीं, मोहब्बत तो थोड़ा सा कम है यहाँ, मोहब्बत नहीं चलेगा, अदावत चलेगा। जी वही तो, ये अदावत पुरानी है और जब तब मौका मिलता है तो देखने को मिल जाता है। लेकिन अब समय ठीक नहीं है, समय की नज़ाकत को समझना पड़ेगा कांग्रेस को भी कि हम किस मौके पर क्या कर रहे हैं। फिर वही बात होती, कैमरे हैं, मोबाइल है, चीज़ें छिपती नहीं है और जो दिखाने वाले हैं वो मानते नहीं, यानी भारतीय जनता पार्टी। तो हमें लगता कमलेश्वर पटेल की दिक्कत ये थी कि वो बीच में बैठना चाह रहे थे, जो खबर है, जैसा हमने खबर के जरिए भी दिखाया, पर उनको वो नागबार गुजरा और वो खड़े हो गए। बाद में बाकायदा वो माइक को इधर उधर करते दिखाई भी दे रहे। तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, विजुअल सब कुछ कह रहे हैं और वो दर्शक भी देख रहे होंगे। पर इतना ज़रूर है कि आपने कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है, ये घटना देखने को मिल रही। खबरें तो ये भी है कि अभी भी कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसकी ज़रूरत है। कई कार्यकर्ता मैंने अभी कहते हुए भी सुना है कि यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो यही बीजेपी के लिए एक मौका दे रहा है। और 2023 से पहले एक तरफ कांग्रेस वहाँ चली गई तो दूसरी तरफ 1 to 1 चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विधायकों से। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बैठक शुरू हो गई जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री है। वो बंद कमरे में हो रहा है, बाहर आके बताएंगे नहीं कि उनके साथ क्या हुआ और आगे चलकर क्या होने वाला। तो ये बीजेपी और कांग्रेस में फ़र्क है, पर हमें लगता है 23 के पहले थोड़ी संभलने की ज़रूरत होगी कांग्रेस को। आप जब ये बात कह रहे थे तो स्वदेश जी अपना गिरेबान संभाल रहे थे। बड़ा सांकेतिक लगा मुझे ये कि वो चिंता कहीं ना कहीं अचेतन में उनके मन में रही होगी कि कहीं कोई इस गिरेबान में हाथ न डाल दे। कहीं उनकी एक चिंता थी और ये एक, मुझे लगता है, एक ट्रू कांग्रेस मैन वो हमेशा से हैं और यही कांग्रेस की ताकत भी है। बहरहाल चूँकि कांग्रेस का विषय है इसलिए डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी की प्रतिक्रिया के बाद मैं स्वदेश जी की तरफ आऊँगा। मसला आपका नहीं है, फिर भी प्रदेश अध्यक्ष भी बोले हैं, आप भी बोलिए। देखिए शरद जी, नितांती कांग्रेस का आंतरिक मामला है। जो सड़कों पर भी हमने देखा, जो जिस बात की तरफ आपने इंगित किया, दैट्स ट्रू। और आज भी एक अदावत इन दोनों सभी नेताओं के बीच में, तो ये कांग्रेस की पुरानी जिसको कहें परंपराओं में शुमार होता है कि कांग्रेस धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है। इनमें अलग अलग गुट हैं, एक कमलनाथ जी का गुट है, एक दिग्विजय सिंह जी का गुट है, और जैसा आपने अरुण यादव जी को याद किया उनका गुट है, राहुल भैया का अपना गुट है, कांतिलाल भूरिया जी का गुट है, पचौरी जी का गुट है, और उसके बाद जो आज का विषय है जोड़ और तोड़ का, वो अनेक नीचे तक वो सीढ़ी तक उतरता जाता है। अभी अभी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सदन में भी सामने आई। देश की जनता का और प्रदेश की जनता का कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, इसलिए उन पे विश्वास जनता करती नहीं है।
कमोवेश वही कार्यकर्ता अपने विधायकों पे विश्वास कांग्रेस का नहीं करता है, और कांग्रेस के विधायक संसद अपने सांसदों पर विश्वास नहीं करते हैं, और जो सांसद और जो विधायक हैं वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पे विश्वास नहीं है। ये हमने पूरी की पूरी इनकी थ्योरी देखी। अब मध्य प्रदेश में जब चुनाव के मुआयने पे हम खड़े हैं, उस समय अगर आप राजी नाराजगी और इस तरह से प्रेस के बीच में से अगर आप उठ के जाते हैं, तो आप भली कोई संदेश देना चाहें चाहे नहीं देना चाहें, ये जनता है, सब समझती है। और निश्चित रूप से इन्होंने, जनता ने इस चीज़ को भी समझा आज कि जिस तरह से ये अदावत दिख रही है इनमें, इनके सभी नेताओं में इस तरह की अदावत है, फिर चाहे दिग्विजय सिंह जी की कमलनाथ जी से, सचिन पायलट की अशोक गहलोत से, और अन्य राज्यों में आप चले जाओ, इनके यही लड़ाई झगड़े सब जनता के बीच में हैं। अरे जनता आपको चुनती है, जनता ने आपको विपक्ष में जब बिठाया है तो उनके मुद्दों की बात, उनके लिए बात करनी चाहिए थी। कमलेश्वर पटेल जी को अगर कुर्सी नहीं मिली तो उस कुर्सी से भी तो बात की जा सकती थी। आज आपने मुझे जहाँ पे बिठाया है शरद जी, उस कुर्सी से भी तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ। फिर चाहे आप मेरी कहीं जगह बदल देते तो क्या मैं वहाँ से बात नहीं कर पाता? क्या कर पाता? पर यह उनको समझना चाहिए था। और इस तरह से अगर जनता का बीच में संदेश लेके जाएंगे तो मुझे तो लगता है कि डबल डिजिट्स में भी कांग्रेस नहीं देख पाएगी आने वाले समय में। और आपके यहाँ नेताओं में घोर प्रेम है, अटूट भाईचारा है, एक दूसरे के बिना दूसरे का रहना मुहाल है। इतना प्रेम है कि उसकी मिसाल इस ब्रह्मांड, इस धरती पर दी जाती है। सर, राजनीतिक दल है, दैट्स ट्रू जी जी, दैट्स ट्रू। इतना सत्य ना बोलिए कि हम लोगों का हृदय जो है विदीर्ण हो जाए। जो सच्चाई है सर उसको रखिए। जी जी, आपके दैट्स ट्रू के पीछे की पीड़ा मैं समझ रहा हूँ सर। जी स्वदेश जी। देखिए शरद जी, आज बहुत अच्छा विषय आपने रखा है और आपने इसको बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन जिस तरह से आपने दी, उससे तो ये लग रहा है कि डिबेट नहीं है, कि वास्तव में एक बहुत अच्छी चर्चा है। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस का पर सवाल खड़े किए हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। मैंने गुटबाजी से कभी इनकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसकी भी एक रीजन होता है। जैसे एक प्रदेश है तो वो कई जोनों में बटा होता है। एक जोन का एक बड़ा नेता होता है। बड़े नेता की छोटे कार्यकर्ता की उसके जिले या संभाग तक पहुंच होती है, वो उसको पसंद करता है, इसलिए आप उसको गुटबाजी कहते हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं, आपने देखा होगा 2018 का नया चुनाव। सर लेकिन इस गुटबाजी की आप भारी कीमत चुकाते हैं। अगर आपकी सरकार गिरी है तो आप बीजेपी पर भले ही कितना आरोप लगाएं, लेकिन भीतर क्या नाराजगी थी, सड़क पर आ जाएं, चले जाएं, आखिर उसी की वजह से सरकार गिरी ना। देखिए सर जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, आपको और गहराई में जाना चाहिए, तो आप देखेंगे कि इसकी पटकथा। सर इस गहराई में ना जाने दीजिए मुझको जी। ये पटकथा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और उनके जो रिश्तेदार हैं गुजरात के, उन लोगों ने मिलके पहले ही पटकथा लिख रखी थी कि उनको 27 सफदरजंग वाला बंगला छोड़ना उनको गवारा नहीं था, सांसद की कुर्सी छोड़ना उनको गवारा नहीं था। सर चुनाव में हार चुके थे 19 का, अब करते तो कांग्रेस क्या करती, उनको बंगला कैसे दिला देती। तो कुल मिला के उस पटकथा पर न जाया जाए। आज की जो घटना है, निश्चित रूप से प्रवक्ताओं को पहले सूचना दी जाती है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किस किस की है, और मीडिया को भी जानकारी दी जाती है। मैं समझता हूँ आपके पास भी मैसेज होगा, उसमें 3 लोगों के नाम थे कि प्रेस को संबोधित करेंगे। वो विषय भी तय होता है तीनों के बीच में, उस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। पटेल साहब एकाएक पहुंचते हैं और उनको ये पता नहीं था कि किस विषय पर ये कर रहे हैं, किस विषय पर हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ। कन्फ्यूजन का मतलब ये नहीं हुआ कि उन दोनों में नाराज़गी हो गई, उन्होंने कहा नहीं आप इस पर कीजिए, मैं जो मेरे रूम में बाद में करूँगा इस पर चर्चा, बात ख़त्म हो गई। लेकिन मीडिया में आई है तो ये सवाल तो बन जाते हैं, तो सवाल बन जाते हैं तो ये कहा जाए कि कांग्रेस में पूरी तौर पर आंतरिक लोकतंत्र कायम है। हर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, लेकिन सर हम भी कहीं कहीं जाते हैं, किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं, मेहमान के रूप में जाते हैं, कोई मेहमान हमारे यहाँ आ जाता है, बहुत ज़रूरी हमारा काम होता है, लेकिन हम कहते हैं हो जाएगा सर, हमें मालूम है कि इसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ेगी, लेकिन हम बैठते हैं वहाँ 10 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं। इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हैं, शेखर जी बैठे हैं, प्रभारी महोदय बैठे हैं, मीडिया के हेड बैठे हैं, राजीव सिंह जी बैठे हैं। थोड़ी देखिए आप, ये माइक्रोफोन किस तरह से इधर करके उन्होंने कहा, फिर उन्होंने नहीं कहा मुझे जाना है, ये बात चंद्र प्रभाष जी ने कही कि इनको जाना है। आखिर ये चीजें इस तरह से जी देखिए, आप उठने का तरीका उठे हैं, वो निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं विजुअल मुझे, लेकिन उनको वाकई जाना था। और वो राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के, मध्य प्रदेश के मंत्री, 3 बार के विधायक, और एक ऐसे नेता हैं, वो जनहितैषी नेता है, जनता के बीच रहने वाले नेता है। सर आपके जाने वाले नेताओं से आप ही परेशान है सबसे ज्यादा। इतना बड़ा बुलंदा उनके हाथ में आप खुद ही देख रहे होंगे। निश्चित रूप से कोई ना कोई जानकारी थी, लेकिन जिस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस आयोजित होनी थी वो इन्हीं 3 लोगों को पता था, तो इस पर चर्चा होनी थी। इस पर उन्होंने ये कह दिया कि चलो मैं बाद में बात करूंगा। नहीं आप कर लीजिए, तो कुछ स्वाभाविक है, सीनियर हैं, मिनिस्टर रहे, अभी मिनिस्टर थे 18 के विधानसभा में, उसमें विधानसभा में, तो इसके लिए उन्होंने जिद भी की कि भाई नहीं आप ही करिए, आप ही करिए। अब आप ही करिए के चक्कर में उन्होंने ये सिर्फ इतना कहा कि आप बात कीजिए, मैं बाद में कर लूँगा, और कह के उठ गए। मतलब कहीं कोई कुछ नहीं है हित में। हाँ, मीडिया के सामने हुआ तो वीडियो के विजुअल सामने आए। अब अर्थ का अनर्थ हो जाए, आप उसका कुछ अर्थ लगा लो, उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में इस तरह की कुछ है ही नहीं। और रहा सवाल कमलेश्वर पटेल एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिनके डीएनए में कांग्रेस रोम रोम से भरी हुई है। वो कांग्रेस के लिए अपने प्राण तक त्याग सकते हैं। कांग्रेस से नाराज होना या कांग्रेस से उठ के चले जाना, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती जब किसी के डीएनए में कांग्रेस। मैं हूँ उदाहरण के तौर पर। इसीलिए तो हम कह रहे हैं आप इतनी बड़ी प्रशस्ति कर रहे हैं, अगर 10 मिनट वो बैठ जाते तो विषय ही नहीं होता। नहीं, द्विवेदी सर उनको कहीं जाना ही होगा, और जिस विषय पर चर्चा होनी थी उस पर पूरी जानकारी उन 3 लोगों को थी, तो उन्होंने यही तो कहा कि भाई आप चर्चा कीजिए, मैं बाद में बात कर लूँगा इस पर, जब उन्हें जो बात करनी होगी। तो ये कोई इतना बड़ा मैटर था नहीं, लेकिन हाँ विजुअल इस तरह के आए तो आप शक्ल देख के कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, शक्ल पे कुछ भी अर्थ लगा सकता है, अर्थ का अनर्थ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं है, बस उठ के चले गए। कुल मिलाकर उनसे अगर पूछा मीडिया ने तब भी उन्होंने कहा नहीं कि नाराजी कोई बात नहीं है, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ इसलिए मैं चला आया हूँ वहाँ से। तो बात कुछ ऐसी है ही नहीं। मनोज, मुझे थोड़ा सा ये समझाइए, ये बात हम भी बार बार कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लिए कोई ऐसा विषय नहीं है जैसा जिसको बड़े सांकेतिक तरीके से डॉक्टर केशवानी ने 3 बार 4 बार कहा कि दैट इज़ ट्रू। जिस पार्टी में इस तरह की डिबेट होती है वहाँ उस पार्टी को ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं हुई है। 2018 मुझे याद आता है, दिग्विजय सिंह जी के साथ कार्यकर्ताओं का एक ऐसा विवाद हुआ था कि जो साफ पूछ रहे थे, वो कैमरे के सामने हुआ था कि साहब हम क्या पार्टी के लिए जान देते हैं कि हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, और दिग्विजय सिंह कह रहे थे भैया ऐसा नहीं होता, थोड़ा शांति रखो, सब बात आपकी पहुंचाई जाएगी। ये कांग्रेस का कल्चर है, ये कांग्रेस की परंपरा है। एआईसीसी के बाहर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लग जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जेपी नड्डा जी के विरुद्ध नारे लगे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर। ये 2 पार्टियों की अलग अलग संस्कृति है, कल्चर है। लेकिन कांग्रेस के लिए मूल रूप से आप चुनौती क्या देखते हैं? क्या समन्वय जो है, भाई बड़ा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, और यहाँ तो छोटा ही समझदारी दिखाने की कोशिश करता है। कांग्रेस को ये तो समझना होगा कि आपका कल्चर, आपकी संस्कृति खुलेपन की है, लेकिन एक दूसरे की मनोभावनाएं समझिए। शरद जी देखिए, पहले भी खुलापन था जिसका हम बार बार बात करते रहे, लेकिन अब खुलापन बदल गया। खुलापन के बीच में आप देखिए जिन 28 लोगों का जिक्र बार बार आ जाता है, वो खुलापन तो था। जब किसी ने कहा कि हम सड़क पर उतर जाएंगे तो वो सड़क पर उतर गए। जैसा स्वदेश जी कह रहे हैं कि ये पटकथा कहीं गुजरात में लिखी गई, तो क्या आप पटकथा जब लिखी जा रही थी, जब आपको ये पता था, तो क्या आप रोक नहीं सकते थे? आप देखिए यही सब चीज़ें कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती है। पहले चीज़ें कुछ अलग रहा करती थी, अब चीज़ें अलग है, क्योंकि कोई दूसरा दल जो बैठा है वो इसी तैयारी में रहता है कि चुनाव के पहले यदि कोई ऐसी चीज़ें, आप देखिए कमलेश सर ओबीसी से आते हैं, एक और उसका दूसरा भाग, और ऐसा कहा जा रहा है कि कल भारतीय जनता पार्टी शायद इसको भी मुद्दा बनाने वाली है। और ओबीसी की चर्चा आपने भी की, उन्होंने भी की, लेकिन उनको तो मौका मिल गया उठने का। और बात हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो विजुअली बयां कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। यदि उनको कोई दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना था या वो किसी अन्य में जाना था तो इतना ही तो कहना था उनको, माइक इधर नहीं करते, बस इतना कह देते कि साहब मेरे को असल में यही वो मंजर होता है जब डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जो बीजेपी के हमारे प्रतिनिधि हैं, वो अपनी घनी मूंछों के नीचे मुस्कुराने लगते हैं और शोले के जय की तरह हाथ में एक भोंपू लेकर आकाशवाणी करने लगते हैं, कब तक अपमान के घूंट सहेगा पगले, दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द हाई टाइम, छोड़ पार्टी, मिल ले कमल के साथ, आजा बीजेपी के साथ। क्यों दुर्गेश जी? स्वदेश जी बार बार डीएनए का जिक्र कर रहे थे, डीएनए राजनीति में अब कितना बदल रहा है। मुझे जिस तरफ से मनोज जी बात कर रहे हैं शरद जी, पहले बात तो स्वदेश जी मुस्कुराते हुए उस बात को बहुत लाइटली बताना चाह रहे हैं कि उनको कहीं काम होगा, उनके पास एक बंच ऑफ वो था, पेपर्स था, उनको कहीं जाना था, इसलिए वो कर रहे हैं। और साथ साथ में वो डीएनए की बात भी कर रहे हैं कि उनके डीएनए में कांग्रेस है, उनके कहीं जाएंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बियॉन्ड द सीन बहुत सारी चीजें जो राजनीति में तो खामोशी भी बोलती है। मेरी बात तो सुन लीजिए स्वदेश जी, राजनीति में खामोशी भी बोलती है, और ये तो विजुअल्स दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से। और उसके बाद आपका डीएनए तक ले जाना,
मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है शरद जी, और यही कारण है कि ये कबीलों में जो बटे हुए नेता हैं कहीं ना कहीं राजी नाराजगी को लेकर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में अनेक धड़े जो बैठे हैं वो निश्चित रूप से अपनी डपली अपने राग को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से स्वदेश जी भले यहाँ बैठ के पैरवी कर लें, पर उन्होंने इस बात को तो निश्चित रूप से स्वीकार कर दिया कि कमलेश्वर पटेल जी के डीएनए में कांग्रेस है और वो कहीं जाएंगे नहीं कहीं। लेकिन दुर्गेश जी, जिस पार्टी में आप इतनी तथाकथित खराबी देख रहे हैं उसी ने 2018 में आपको पीछे छोड़ा, और हालिया हिमाचल प्रदेश में भी परचम लहरा दिया है, और मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं है कि आप भले ही दावा करें कि पंचायत निकाय चुनाव में आपका 80% कब्जा रहा है, लेकिन 5-6 नगर निगम कांग्रेस भी ले गई है। तो ऐसा भी मत खारिज करिए कि दर्शक देखने वाले सोचें कि आप कह रहे हैं कि किसी काबिल ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रही, ऐसा भी नहीं है साहब। देखिए उसके पीछे कारण ये शरद जी कि आप 973 वचन देकर भी वचन पूरे नहीं कर पाए। आप 18 में आए थे, आप पर वोटिंग परसेंट उस समय भी हमारे पास ज़्यादा था, सीटों की गिनती जो राजनीति में होती है वो उसमें कहीं थे, तो हमने भी उस चीज़ को स्वीकार करके हमने विपक्ष की भूमिका निभाई, और हमारे नेता माननीय शिवराज जी भी इस बात को बोलते थे कि हम इस सरकार को चिमटे से नहीं छीएंगे, पर अब ये उसमें भी स्टोरीज बताने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता इनको जानती है। जी देखिए, मैं दुर्गेश जी की बात का जवाब बहुत तगड़े तरीके से दे सकता था उस समय, लेकिन मुझे ये पता है कि शरद जी की डिबेट में बड़ी शालीनता का परिचय देना पड़ता है, तो मैं शालीनता से ही कहूँगा, बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इंटरप्ट ना करें। कोशिश तो की थी आपने। नहीं, कोशिश नहीं की थी मैंने। अब ये तो आपने भी कर ली है बिहार इतनी तो कुल मिलाकर के ये कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक गुट है महाराज, एक है नाराज, एक है शिवराज, और तीनों गुटों में इतनी रस्साकसी चल रही है कि अभी निगम मंडल भी अधूरे पड़े हैं और चुनाव आने को हैं। ये पीछे जो इनकी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ था वो भी सिंधिया जी की वजह से नहीं हो पाया। जो 28 लोगों को टिकट देने की अब बात आएगी अब 2023 में, तो ये भाजपा के लिए फांसी का फंदा बन गया है। ये बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। इनके जितने सर्वे आए हर सर्वे में ये कहा गया है कि भाजपा की स्थिति 50-60 सीटों की रह गई है। अब ऐसे में जो परेशान ना हो तो क्यों ना हो, झूठ का पुलंदा फिर करने लगे, जैसे 2018 में 2018 में अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भोपाल आए, भोपाल में उन्होंने कहा था अब की बार 200 पार। हमने भी सुना, सबने सुना, सबको याद है। और हासिल क्या हुआ कि वो 107 पे रह गए और सरकार कांग्रेस ने बना ली। अब की बार इन्होंने बोल दिया, बीडी शर्मा साहब ने, ये तो प्रदेश अध्यक्ष है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, इन्होंने बोल दिया अब की बार 200 पार। तो अब बताइए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहे को जनता ने नकार दिया और आपको विपक्ष में रखा, प्रदेश अध्यक्ष के को कितना नकारेगी? आप 50% का आकलन कर लीजिए, 50% रह जाओगे आप। मनोज जी की एक रिएक्शन लूंगा मैं, 50% रह जाओगे आप, और आपके मन में जो घबराहट है, जो बौखलाहट है, आपकी दिख रही है, आप बताइए, आपकी दिख रही है। पर मेरा कहना ऐसा है शरद जी, इनको आज चिंता अपनी पार्टी की करनी चाहिए थी, पर ये पूरा का ध्यान भाजपा में लगा के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की आपसी रसाकशी जो चल रही है, आप इतनी मोहब्बत करेंगे कांग्रेस से तो वो दो चार रही बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो कर रहे हैं, उन्होंने 200 पार का है, तो हमने गुजरात में निश्चित 50% मान लो, आप 50% मान लो। गुजरात जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था तो आप 107 पे रह गए, अब प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है कंक्लूडिंग रिमार्क। मनोज बस खत्म कर रहा हूं मैं, मनोज कंक्लूडिंग रिमार्क जी। मनोज बिल्कुल शरद जी, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में दिखता है, बीजेपी में दिखता नहीं है, पर इतना जरूर है कि दोनों ही दलों में स्थिति बेहतर नहीं है। 2023 की चिंता कांग्रेस को भी है, बीजेपी को भी है। जो जितना संभल जाएगा उसके लिए राह आसान हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिखने वाले को तो पकड़ा जा सकता है, जहां दिख नहीं रहा है वहां ज़्यादा बड़ी चुनौती होती है, कि जहां आप ये मान रहे हैं कि सब कुछ बेहतर है लेकिन भीतर आप उस चुनौती को देख रहे हैं। और बीजेपी अपने इसी स्वरूप के साथ हर चुनाव में एक बड़ी चुनौती को आमंत्रित करते हुए पहुंचती है, लेकिन ये क्रेडिट उसके खाते में ज़रूर जाता है कि उसके बड़े नेता इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे कैप्टन की तरह हैंडल कर लेते हैं। और कांग्रेस में शायद उसके खुलेपन की वजह से सब कुछ बहुत अच्छा चुनाव के पहले तक दिखता है, लेकिन अंत तक 2018 अपवाद ज़रूर रहा, लेकिन चीज़ें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि 2018 में त्रिमूर्ति जो थी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वो साथ थी। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ नहीं है, दिग्विजय सिंह जी अपनी चुनौतियों के साथ दिल्ली का रुख कर रहे हैं, कर चुके हैं,
और उन पर अब बड़ी जिम्मेदारी भी माना जा रहा है, खड़गे जी के बाद उनकी तरफ आ सकती है। तो इस बार मोर्चा कमलनाथ जी और उनकी टीम के हिस्से में है। कितने बेहतर तरीके से वो नैया खेते हैं ये तो बताएंगे, लेकिन जो मनोज जी ने बात कही, चुनौतियां गुटबाजी की दोनों ही पार्टियों में हैं और जो जितने बेहतर तरीके से गुटबाजी को हैंडल करेगा वो उतने बेहतर तरीके से इस चुनाव में अपनी वैतरणी पार करेगा। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, बहुत शुक्रिया स्वदेश जी और बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मैं भी छत्तीसगढ़िया। नमस्कार।